जय हिंद। आज हम सब जानेंगे पौधों का संसार, द वर्ल्ड्स ऑफ प्लांट्स। किस तरीके से पौधे उगते हैं, किस तरीके से करोड़ों वर्ष से क्रमबद्ध तरीके से पौधे उगाए जाते हैं, किस तरीके से पौधों का संसार है, पौधों का संसार, द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, जंतुओं का संसार, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पौधों का संसार, द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं का संसार, द वर्ल्ड्स ऑफ एनिमल्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो करोड़ों वर्ष पहले किस तरीके से हम लोग जो अभी पेट्रोल का उपयोग करते हैं, हम लोग जो डीजल का उपयोग करते हैं, हम लोग जो कोयले का उपयोग करते हैं, ये करोड़ों वर्ष पहले जो पेड़ पौधे जमीन में धंस गए थे, जो जीव जंतु उस समय मर गए थे, डायनासोर वगैरह वगैरह बड़े बड़े जीव जंतु जो उस समय मर गए थे, उसी के अवशेष जो अभी पृथ्वी के नीचे सतह पर पाया जाता है, उसी से पेट्रोल बन चुका है और उससे हम लोग कोयला, पेट्रोल कुछ इस तरीके से खनिज संसाधन निकालते हैं। तो किस तरीके से पौधों का संसार, द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स हमारे लिए उपयोग है और किस तरीके से ये निरंतर काम करते जा रहा है। और देख सकते हैं कि अभी भी इसका काम चलता ही जा रहा है। देख सकते हैं कि सरकार का भी बहुत ही निशाना है कि पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगा जाए। किस तरीके से पौधों को लगाकर हम लोग पर्यावरण को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हम लोग इतिहास काल में पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री के एक टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से करोड़ों वर्ष पहले मनुष्य रहते थे, किस तरीके से लोग वहाँ पे रहते थे, उसका कोई क्रमबद्ध तरीका नहीं मिलता है। तो पौधों का संसार, पौधों की दुनिया की भी कोई क्रमबद्ध तरीका नहीं मिलता है, क्योंकि आदमी था ही नहीं तो उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिला। तो पौधों का संसार, द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। तो पौधा किस तरीके से उगते हैं, किस तरीके से ये बड़े होते हैं, किस तरीके से उसका बीज का निरीक्षण होता है, किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी होता है। पौधों के संसार से हमें बहुत से उपयोगी सामान मिलते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, पौधों से हमें औषधि, जड़ी बूटी, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ, खाने के लिए फल, जलाने के लिए लकड़ियाँ, जलावन के और भी बहुत से चीज़ मिलते हैं। हम लोग नाव बनाते हैं, घर द्वार सब कुछ पौधों के इस संसार से ही प्राप्त करते हैं। तो पौधे कैसे उगते हैं, तो सबसे पहला बात है कि पौधे कैसे उगते हैं। तो पौधों का उगना तो कोई सरल बात नहीं है। पौधों को उगाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। जैसे माना लिया जाए कि एक छोटा बच्चा को जिस तरीके से पाला पोसा जाता है, उसी तरीके से पौधों को भी मतलब उसी तरीके से बड़ा किया जाता है। तो पौधे कैसे उगते हैं, तो पौधों को उगाने के लिए जैसे आप लोग देख सकते हैं, धान के बीज को अगर हम लोग उगाते हैं तो सबसे पहले उसको बोते हैं, उसके बाद उसमें मोई डालते हैं, उसके बाद कुछ दिन बाद वो छोटा छोटा अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होने के बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके बाद फिर उसको उखाड़ के गाड़ते हैं। इसी तरीके से गेहूँ को ले सकते हैं, मक्का को ले सकते हैं और भी कई पौधे हैं, उसको भी आप लोग ले सकते हैं। तो पौधे कैसे उगते हैं, अब ये तो हुआ पौधा। पौधा जो बाद में जाकर पेड़ बनता है, जैसे आम का पेड़, आम का बीज किस तरीके से उगाया जाता है, किस तरह से जामुन का बीज उगाया जाता है, उसके बारे में आगे वीडियो में जानेंगे। बीज से पौधों का उगना, बीज से पौधे कैसे उगते हैं और कलम से पौधे कैसे उगते हैं, किस तरीके से किसी पेड़ के ठल्ली को काटकर किसी मतलब भीगा हुआ जगह में गाड़ दिया जाता है और वो धीरे धीरे जड़ पकड़ने लगता है और एक परिपक्व पौधा धीरे धीरे बन जाता है और उसमें फल फूल खिलने लगता है। तो किस तरह से ये प्रक्रिया होता है। बीजों से पौधों का उगना, तो बीजों से पौधे, बहुत से पौधे बीज से उगते हैं, जैसे मक्का, गेहूं, धान, जामुन, आम, बहुत से पौधे हैं जो बीज से उगते हैं। बीजों से पौधों का उगना। बीजों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, बीजों की संरचना, किस तरीके से बीजों की संरचना होती है। बीज से जो पौधे कुछ इस तरीके से उगाए जाते हैं, लेकिन हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि किस तरीके से ये उगते हैं और किस तरीके से हमारे जीवन के लिए ये कामयाब होते हैं। तो बीजों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, तो बीजों की दो संरचना होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। जैसे किसी बीज को हम लोग मान ले, तो किसी बीज में जैसे आम का बीज होता है, आम का बीज दो बीजपत्री होता है, उसमें दो बीजपत्री कुछ इस तरीके से मिला हुआ होता है। दो बीजपत्री एक तरफ से बन किया होता है, उसके बाद एक आम का सीड्स बन जाता है, बीज बन जाता है। अगर हम लोग मान ले मक्का का दाना कुछ इस तरीके से हम लोग मान ले, मक्का का दाना कुछ इस तरीके से यहाँ पे अंकुरन रहता है और वहीं से जब उसको पानी में भिगा दिया जाता है, उसके बाद उसको लगा दिया जाता है, तो धीरे धीरे वो ज़मीन से पानी को सूखता है और धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है और अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होने के बाद इससे एक परिपक्व गाछ बन जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से तो अंकुरन निकल जाता है। अंकुरन निकलने के बाद अंकुरन धीरे धीरे बड़ा होता है, परिपक्व पौधा बनने तक, पौधा जब तक नहीं बन जाता है तब तक ये जो यहाँ पे अंकुरित निकलता है वो इसी से भोजन ग्रहण करता है। जैसे हम लोग खाते हैं तो उसी तरह पौधा भी खाता है, उसको भोजन, पानी, सूर्य का प्रकाश और खनिज लवण चाहिए।
तो कुछ इस तरीके से वो इसी से ग्रहण करता है, इसी से वो ग्रहण करके और सूर्य प्रकाश से वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और एक परिपक्व पौधा बनने तक वो इसी से भोजन लेता है। तो कुछ इस तरीके से एक बीज पत्र में इस तरीके से होता है और द्विबीज पत्र में भी सेम ही प्रोसेस होता है। जब तक ये पौधा हरा नहीं हो जाता है तब तक वो इसी से वो मतलब ऊर्जा लेता है। ये एक बीज पत्र, दो बीज पत्र, जैसे इसका एक बीज पत्र पूरा हो गया, इसका दो बीज पत्र हो गया, तो अलग अलग इससे वो भोजन ग्रहण करते रहता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देखें कि एक बीज पत्र कुछ इस तरीके से एक बीज पत्र ये हो गया और द्विबीज पत्र का उदाहरण कुछ इस तरीके से ये हो गया। तो एक बीज पत्र और द्विबीज पत्र पौधा कुछ इस तरीके से उगाए जाते हैं। जैसे हम लोग आम और जामुन के बारे में पहले बताया कि कुछ इस तरीके से आम और जामुन का पौधा कुछ इसी तरीके से एक बीज, जैसे जामुन का भी दो बीज पत्र होता है तो इसी तरीके से उगता है, और आम का होता है तो आम का पौधा या जामुन का पौधा या कोई भी पौधा हो तो कुछ इस तरीके से वो परिपक्व होकर अपना भोजन ग्रहण करने लगता है सूर्य प्रकाश, जल एवं खनिज लवण की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से। और कुछ इस तरीके से एक बीज पत्र में ही कुछ इस तरीके से ही काम करता है। जैसे मक्का, गेहूं, चावल का पौधा कुछ इसी तरीके से इसी सिस्टम से काम करता है। तो उसके बाद बात करते हैं बीजों का अंकुरन। बीजों का अंकुरन, जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए बीजों का अंकुरन, जैसे ये मक्का हो गया, जैसे ये मक्का हो गया, यहाँ से बीजों का अंकुरन। तो बीज को जब हम लोग भिंगा के रखते हैं, बीज को जब हम लोग नमी में रखते हैं तो बीज से छोटा एक अंकुरन निकलता है। जैसे आप लोग चना को ले लीजिए, चना को आप लोग भिगा के रखिए, भिगा के रखने के बाद उसको आप लोग 2-3 दिन बाद उसको निकालिए। उस निकालने के बाद आप लोग सूती कपड़ा से बांध के 24 घंटे के लिए आप लोग कहीं किसी जगह पर लटका दीजिए। उसके बाद आप लोग को छोटा छोटा सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगा, उसे ही हम लोग अंकुरन कहते हैं। तो अंकुरन में वो जो भी पानी होता है उसको सूखता है, उसके बाद वो धीरे धीरे अंकुरन हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग बीजों का प्रकीर्णन। बीजों का प्रकीर्णन, जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़े थे प्रकाश का प्रकीर्णन, इसी तरीके से आप लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे बीजों का प्रकीर्णन, मतलब बीजों का बिछड़ना। बीजों का जैसे रुई के जैसे सिम्बल का ये रुई होता है, उसमें बीज उसमें गुथा हुआ रहता है और रुई जब उड़ उड़ के दूसरे जगह जाता है तो कुछ इस तरीके से बीजों का प्रकीर्णन होता है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, अपनी मातृ जगह से दूसरे जगह बिखर जाना बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। तो बीजों के प्रकीर्णन के कई प्रकार हैं, उसके भी बारे में आगे बात करेंगे। बीजों के प्रकीर्णन के कई प्रकार हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बीजों का उन्नत फसल। अब बात करते हैं उन्नत फसल। उन्नत फसल कैसे उगाया जाए? उन्नत फसल को उगाने के लिए हमें खेत को अच्छी तरीके से जोताई करना पड़ेगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे गांव देहात में बहुत से लोग ज़्यादा हाल नहीं चलाते हैं, उसके बाद उसमें बो देते हैं, तो इससे किसान को काफ़ी नुकसान हो जाता है। इससे किसान में जो खेत में जो नमी होता है वो उड़ने का ज़्यादा चांस होता है। अगर खेत में ज़्यादा चांस दिया जाएगा तो मतलब रस नहीं उड़ेगा तो फसल जल्दी उगेगा, तो इससे परिपक्व पौधा जल्दी से बन जाएगा। तो उन्नत फसल को उगाने के लिए हमें हर तरीके की सुविधा का होना चाहिए। हाउ टू ग्रो हेल्थी क्रॉप्स। तो हेल्थी क्रॉप्स रहने के लिए हमें सबसे पहले तो पर्यावरण का अनुकूल होना पड़ेगा। उसके बाद उन्नत बीज होना चाहिए। अगर 1 साल का बीज दूसरा साल लगाएंगे तो नहीं होगा, तो उन्नत बीज का चयन करना पड़ेगा। खेत की जोताई अच्छी तरीके से करना पड़ेगा और इसको अच्छी तरीके से उन्नत करने के लिए इसमें उर्वरक खाद देना पड़ेगा। उसके बाद इसमें जैविक खाद भी देना पड़ेगा। उर्वरक खाद यहाँ पे जल्दी के लिए, इसको जल्दी उगाएगा। उसके बाद आप जो यहाँ पे जैविक खाद देंगे, जैविक खाद जैसे गाय भैंस सरे गले पेड़ पौधे से उगता है, उसे जैविक खाद कहते हैं। उर्वरक ये रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो जैविक खाद तो मतलब उर्वरक खाद जल्दी उगने के लिए दिया जाता है। उसके बाद जैविक खाद, इससे फसल का मकदार ज़्यादा होता है, इसमें वजनदार होता है, इसमें भारीपन होता है, चमकीला होता है जैविक खाद से। तो इसलिए हम लोग को दोनों खाद का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन हम लोग को उर्वरक खाद का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैविक खाद की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, जिससे हमारे खेत की गुणवत्ता बनाई रह सके। जैसे किसानों को केंचुओं का मित्र कहा जाता है, वो उर्वरक खाद से नष्ट हो जाते हैं। तो उर्वरक खाद में हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें जैविक खाद पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारी फसल भी तगड़ी होगी। हमारी फसल मतलब जैसे कोई भी बच्चा हो, उसको अगर माँ का दूध पिलाया जाता है तो वो बहुत तगड़ा होता है, लेकिन जिसको पैकेट का दूध पिलाया जाता है, देख सकते हैं कोई फुलफुलिया इस तरह से मतलब हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमें जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब बात करते हैं बीजों का प्रकीर्णन किस तरीके से होता है और उन्नत फसल कैसे उगाए जाते हैं, आगे इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले
तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे उतार दिया और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिटा देता हूँ, क्या क्योंकि यहाँ पे ऊपर में दिखाई देने से अच्छा लगेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीजों का प्रकीर्णन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजों का प्रकीर्णन। यहाँ पे अभी उन्नत फसल के बारे में अभी बाद में बात करते हैं। तो बीजों का प्रकीर्णन सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो बीजों का प्रकीर्णन किस तरीके से होता है, तो उसके कई पॉइंट हैं, उसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। तो चलिए अब इन सबको मिटा देते हैं। मिटाने से पहले आप लोग कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बीजों का प्रकीर्णन यानी बीजों का छिड़काना। माथरी जगह से बीजों का छिड़काना बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। तो चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। तो वायु द्वारा बीजों का प्रकीर्णन, देख सकते हैं कि वायु द्वारा बीजों का प्रकीर्णन, डिस्पर्सन ऑफ सीड्स बाय विंड। वायु द्वारा जब हवा बहता है तो कुछ इस तरीके से हवाओं के झोंके में पूरा बीजों को उड़ा के लेकर चलता है और कुछ जमीन में छिड़का देता है। जिस तरीके से रुई होता है, रुई हवाओं के झोंकों में उड़ जाता है और इस तरीके से बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है। तो और भी कई सारे पौधे हैं, कई सारे बीज हैं जो हवाओं द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है। अब बात करते हैं जल जल द्वारा बीजों का प्रकीर्णन। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत से लोग नदी के किनारे पूजा करते हैं और वहाँ उसी जगह में नारियल उड़ियल कई चीज़ वहाँ पे बहा देते हैं और कुछ इस तरीके से पानी के बहाव के साथ वो बहते चले जाता है, बहते चला जाता है, लेकिन उसका कोई अंत नहीं होता है, वो समुद्र तक बहते चले जाता है। तो कुछ इस तरीके से जल द्वारा बीजों का प्रकीर्णन, जब बाढ़ आता है तो बाढ़ के समय भी जो सूखा उखा बीज हो जाता है जिसमें रेसा भरा हुआ होता है और उसमें ऑक्सीजन मतलब खाली जगह रहता है। तो इस तरीके से जल द्वारा बीजों का प्रकीर्णन मतलब बहा के लेके चला जाता है, उसके नदी इलाकों में डेल्टाई क्षेत्र में वो फैल जाता है और कुछ इस तरीके से वहाँ पे गाछ गछली बड़े बड़े उत्पन्न हो जाते हैं और कुछ इस तरीके से फिर वहाँ पे बीज झड़ते हैं और वहाँ से आसानी से जल पानी के द्वारा मतलब बीज प्रकीर्णन करने लगते हैं। अब बात करते हैं जंतुओं द्वारा बीजों का प्रकीर्णन। जंतुओं द्वारा बीजों का प्रकीर्णन किस तरीके से होता है, जैसे हम लोग मनुष्य, हम लोग किसी चीज़ को खाते हैं तो सब बीज नहीं पचते हैं, कुछ बीज हमारे मल द्वार से निकल जाते हैं और ये खुले अगर स्थान में पड़ जाते हैं तो कुछ इस तरीके से उससे गांठ निकल जाते हैं। अब जैसे जंतु गाय भैंस बकरी कुछ इस तरीके से हरी हरी घास कुछ इस तरीके से खाते हैं, लेकिन उनके बीज बहुत सारे बीज तो गल जाते हैं, लेकिन कुछ जटिल बीज होते हैं उनको गलाया नहीं जा सकता। वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह कुछ इस तरीके से जब वो दूसरी जगह उसको निकाल देते हैं तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह कुछ इस तरीके से प्रकीर्णन होता है। सीड डिस्प्लेस बाय एनिमल, जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णन। अब बात करते हैं कि पौधों के विस्फोटन, मतलब बहुत सारे पौधे आप लोग जंगल झाड़ियों में देखेंगे कि वो मतलब एक निश्चित उम्र, जैसे कोई भी पौधा होता है उसमें वो एक परिपक्व पौधा बनता है, उसके बाद उसमें फूल लगते हैं, फूल एक समय के बाद फल में बदल जाता है, फल पक जाता है, उसके बाद वो जो फटने वाला होता है विस्फोटक फल होते हैं वो फट जाते हैं। तो पौधों के विस्फोटन द्वारा फल का प्रकीर्णन, तो फल जो फट जाता है तो बीज छिड़क जाते हैं और इससे काफ़ी बीजों द्वारा कुछ इस तरीके से प्रकीर्णन होता है। अब बात करते हैं वनस्पति अंगों द्वारा बीजों का प्रकीर्णन। वनस्पति अंगों द्वारा बीजों का प्रकीर्णन, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि सिम्मल के गाछ को देख सकते हैं, शीशम के गाछ को देख सकते हैं और भी फूलों के गाछ हैं, गुलाब है, कुछ इस तरीके से उसको देख सकते हैं। जब उसको काट के किसी जगह गिरा दिया जाता है या किसी टहनी को आदमी किसी जगह लाकर नमी जगह में लाकर गाड़ देता है तो कुछ इस तरीके से वहाँ पे पेड़ जैसा शकल ले लेता है और धीरे धीरे वो एक परिपक्व पेड़ के तरह बन जाता है। तो कुछ इस तरीके से वनस्पति के अंगों द्वारा प्रकीर्णन होता है। ग्रोइंग प्लांट्स थ्रोज वेजिटेबल, जब काट कर दूसरी जगह गिरा दिया जाता है तो वहाँ पे जमीन के अंदर धस जाता है और कुछ इस तरीके से वहाँ पे धीरे धीरे पेड़ निकलने लगता है। अब बात करते हैं कृषि कर्म से उगने वाली फसलें। कृषि कर्म से भी प्रकीर्णन होता है। जैसे उसमें मनुष्य, जैसे कोई बीज हुआ, जैसे मूंग हुआ, मूंग को कुछ इस तरीके से बुन दिया, चना हुआ, चना को बुन दिया, मक्का को कुछ इस तरीके से गाड़ दिया। तो कृषि के कर्म से बीजों का प्रकीर्णन, तो कुछ इस तरीके से उसको फसल के लिए बोया जाता है तो उसे एग्रीकल्चर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो कुछ इस तरीके से फसल के कर्म से बीजों का प्रकीर्णन होता है। अब बात करते हैं कि फसल के प्रकार। चलिए अब बात करते हैं कि ये सब तो बीजों के प्रकीर्णन हो गया, किस तरीके से बीजों को छिड़काया जाता है, किस तरीके से कलम बनाकर कायिक प्रजनन द्वारा पौधे अलग अलग तरीके से उगाए जाते हैं, बीजों द्वारा उगाए जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फसल के प्रकार।
फसल कितने प्रकार के होते हैं। तो फसल के प्रकार के बारे में बात करें तो मुख्य 3 प्रकार की फसलें होते हैं। फसल के मुख्य 3 प्रकार हैं। भोजन की फसलें, जैसे हम लोग खाते हैं, जिसे हम लोग खाने में उपयोग करते हैं, वो हुआ भोजन की फसलें, चाहे मनुष्य खाए चाहे जीव जंतु खाए। जैसे मक्का, मक्का से रोटी बनता है। गेहूं, गेहूं से भी रोटी बनता है। चावल, चावल को हम पकाकर खाते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसमें और भी एक्सेट्रा आदि आ सकते हैं। भोजन की फसलें कुछ इस तरीके से मक्का, गेहूं, चावल, शकरकंद कुछ इस तरीके से मक्का की फसलें हैं। अब बात करते हैं रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें जैसे जूट, चना, केला, भिंडी, कपास। रूस, चना, केला, भिंडी का जिससे सूता यानी बनाया जाता है, उसे रेशेदार, उससे कपड़ा भी बनाया जा सकता है। कपड़ा भी बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जूट, जूट से कपड़ा बनाया जा सकता है, यह रेशा होता है। चना, एक चना तो हम लोग का खाने का होता है, लेकिन एक चना बोया जाता है, उसको काट के जैसे पटसन के ही तरह होता है, उसको भी इसी तरीके से किया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं केला, केला के पौधे से भी रेशम प्राप्त किया जाता है। और भिंडी, भिंडी के पौधे जब परिपक्व उसमें फल आ जाता है, फल के खत्म हो जाता है, उसके पत्ते झड़ जाता है, उसको काट के गुड़ा दिया जाता है। उसके बाद भिंडी के भी रेशे होते हैं। उसके बाद कपास, कपास तो आप लोग जानते हैं रुई इससे भी रेशे बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं उत्पादक करने वाली फसलें, तेल उत्पादक करने वाली फसलें। तेल उत्पादक, जैसे हम लोग तेल को भी खाते हैं, तो तेल उत्पादक करने वाली फसलें मूंगफली, अलसी, सरसों, तोरी, कुछ इस तरीके से आते हैं। तो ये तेल उत्पादक करने वाली फसलें हैं। तो फसलों के प्रकार, तो फसलों के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, कुछ इस टाइप से। तो चलिए अब बात करते हैं कि उन्नत फसल किस तरीके से उगाया जा सकता है, जिससे हमारे किसानों को, जैसे आप लोग बिहार में देख सकते हैं और भी कई राज्य में देख सकते हैं कि हमारे देश में 71% लोग खेती करते हैं। तो खेती करते हैं तो यहाँ के जनताओं को उन्नत खेती करना पड़ेगा, तभी इस देश को आगे ले जाया जा सकता है। तो खेती, उन्नत खेती करना पड़ेगा। तो उन्नत फसल किस तरीके से उपजाया जाता है, अब चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब इन सबको मिटा देते हैं। मिटाने से पहले आप लोग कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आप डिटेल से बात करते हैं कि उन्नत फसल कैसे उगाए। उन्नत फसल कैसे उगाए, हाउ टू ग्रो हेल्थी क्रॉप्स, हाउ टू ग्रो हेल्थी क्रॉप्स। तो सबसे पहले उन्नत फसल को उगाने के लिए हमें खेतों की जोताई अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। खेतों की जोताई अच्छी तरीके से होगा तभी खेत होगा। जैसे बहुत सब अभी कंजूस लोग देख सकते हैं कि 1-2 चास देते हैं, उसके बाद उसमें फसल लगा देते हैं। लगभग 8-10 चास लगाना पड़ेगा, तभी खेतों की अच्छी जोताई होगी। इससे खेतों की उर्वरक शक्ति नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य प्रकाश जब पड़ता है तो बहुत तेज पड़ता है, तो इससे नमी खत्म हो जाती है। इससे जो सूर्य मतलब जो भी नमी होता है, जो भी ताकत उर्वरक होता है, वो उड़ जाता है। तो किस इस तरीके से हमें खेतों की जुताई अच्छी करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें बीजों का चयन, बीजों का चयन, बीजों का चयन, हमें बीजों का चयन अच्छी करनी पड़ेगा। क्योंकि बीज अभी देख सकते हैं कि मार्केट में बहुत से पुराने बीज मिलते हैं, बहुत से घटिया बीज मिलते हैं, जिससे किसान फंस जाते हैं। किसान सोचते हैं कि ये सस्ता दाम में मिल जाता है, लेकिन सस्ता नहीं मिलता है, इससे आपको काफ़ी नुकसान हो जाता है। बीजों का चयन आप लोग को अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, तभी आपकी खेती में कुछ उन्नति आएगा। क्योंकि खेती, बीज जो होता है उसी से फसल होता है। जब बीज अच्छा नहीं होगा तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो बीजों का चयन अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। तो बीजों का चयन कुछ इस तरीके से हो गया। उसके बाद आप लोग को करना है कुछ इस तरीके से निरंतर सिंचाई। निरंतर सिंचाई, आप लोग को निरंतर सिंचाई करना पड़ेगा, क्योंकि फसल को पैदा करने के लिए निरंतर सिंचाई करना पड़ता है। अगर आप लोग लगातार निरंतर सिंचाई नहीं करेंगे तो आप लोग का फसल नहीं होगा। तो निरंतर सिंचाई करेंगे तो फसल भी अच्छी होगी, और इससे मतलब इसका वजन भी अच्छा रहेगा। और अगर इसमें निरंतर सिंचाई होगा, लेकिन अगर इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो इससे भी काफ़ी खतरा होता है। निरंतर सिंचाई के साथ साथ उसमें पानी का मकदार भी सही होना चाहिए। अब दूसरा नंबर कुछ इस तरीके से आता है, खेत की उर्वरक खाद का प्रयोग। देखिए आप लोग को उर्वरक खाद का प्रयोग करना पड़ेगा। उर्वरक खाद का प्रयोग नहीं कीजिएगा तो फिर जल्दी नहीं होगा। उर्वरक खाद का प्रयोग करना पड़ेगा सिर्फ गजने के समय में। उसके बाद आप लोग को उसमें ऐसे मतलब जैसे आप जोताई करते हैं, जोताई करने से पहले आप लोग को डाल देना पड़ेगा गोबर का सार, जैविक खाद आप लोग को डाल देना पड़ेगा। तो दूसरे नंबर में कुछ इस तरह से उर्वरक खाद एवं जैविक खाद, उर्वरक खाद एवं जैविक खाद दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अभी मॉडर्न युग चल रहा है। अगर आप लोग जमाने के साथ साथ नहीं चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। फसल आपको जल्दी उगाना है, जल्दी बेचना है, तभी कुछ होगा। तो कुछ इस तरीके से फसल को अच्छी तरीके से उगाना पड़ेगा।
उर्वरक खाद में जैसे आप लोग देख सकते हैं यूरिया, डीएपी, आप लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं उर्वरक खाद। यूरिया, डीएपी, नाइट्रेट कुछ इस तरह से देख सकते हैं, पोटास, कैल्शियम कुछ इसी तरीके से आता है। तो उर्वरक खाद का हमें अच्छे तरीके से उपयोग करना है। उसके बाद तीसरे नंबर में आता है कि हम लोग को फसल तो तैयार हो गया, फसल में सिंचाई भी हो गया, अब उसको पशु चरण से बचाना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं पशु, गाय, गुरु, भैंस, बकरी कुछ इस तरीके से पशु चरण हो जाता है। तो पशु चरण जब एक बार जिस पौधे को खा जाता है तो उसका ग्रोथ रुक जाता है और उस पौधे को होने में बहुत टाइम लग जाता है, जिससे वो एक समान तौर पर नहीं हो पाता है और उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हमें पशु चरण से बचाना होगा। तो पशु चरण से हम लोग बचाएंगे तभी हमारी फसल का सही मकदार होगा। जैसे अगर एक बीघा में अगर 20 कुंटल होना चाहिए, एक बीघा में अगर 20 कुंटल होना चाहिए तो पशु चरण से बचाना होगा। और तीसरा नंबर जो आता है आप लोग का, चौथा नंबर कुछ इस तरीके से आता है कीटनाशक का उपयोग। आप लोग को कीटों से, छोटे छोटे कीटों से आप लोग को बचाने के लिए आप लोग को कीटनाशक का उपयोग करना पड़ेगा, कीटनाशकों का उपयोग। कीटनाशकों का उपयोग आप लोग को निरंतर तौर पर मतलब लगातार तौर पर कीटनाशक का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे आप लोग का पौधा उगा उसी समय से आप लोग को थोड़ा थोड़ा मात्रा में धीरे धीरे से बढ़ाते जाना पड़ेगा और कीटनाशकों का उपयोग धीरे धीरे करना पड़ेगा। तो कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ेगा तभी आप लोग का पूरा से पूरा मकदार कुछ इस तरीके से होगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरीके से पौधों का संसार कुछ इस तरीके से काम करता है और किस तरीके से उन्नत फसल उगाया जाता है, किस तरीके से उगाया जा सकता है। आप लोग को लगभग जानकारी मिल गया होगा। तो अगले आने वाले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को बताएंगे कि किस तरीके से जंतुओं का संसार, तो जंतुओं के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। आई होप कि आप लोग को समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।